सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 में अभ्यास सागर की पुस्तक का 16वां पाठ हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, देशभक्त पुरु। और यहाँ हमारा जो व्याकरण विषय दिया है वो है संयोक्त क्रिया, रंजक क्रिया और समुच्चय बोधक अव्यक्त। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं बेटा, कुछ यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि सिकंदर के क वाला दे रखा है, सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इन शब्दों को रेखांकित किया हुआ है, सिखाना और पड़ेगा। उसके बाद है पहुंच गया सम्राट। अब यहाँ पर पहुंच और गया को रेखांकित किया गया है। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। अब यहाँ पर जीत और चुका। अब जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर इन शब्दों को रेखांकित किया गया है, तो वहाँ पर क्यों किया गया है वो देखते हैं हम लोग कि यहाँ जो ऊपर दिए गए वाक्यों में से प्रयुक्त क्रियाएं, यानी जो प्रयोग वो यहाँ पर क्रियाएं दी गई हैं उनको हम लोग यहाँ लिखेंगे। पहले उसमें हमारी क्रिया जो थी वो थी सिखाना और पड़ेगा। दूसरा वाक्य जो दिया था उसमें पहुंच और गया। तीसरे वाक्य में जीत और चुका। तो ये हमारी यहाँ पर क्रियाएं दी हुई है। अब यहाँ पर दो दो क्रियाएं हैं बेटा, तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर दो क्रियाएं किस लिए आई हुई है। तो एक जो पहले इसमें वाक्य में है सिखाना, तो सिखाना हमारी क्या है, वो मूल क्रिया है, लेकिन उसके साथ में एक दूसरी क्रिया को भी जोड़ा गया है, पड़ेगा। तो यहाँ पर दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर दो क्रिया प्रयोग में आती हैं, एक के साथ एक दूसरी क्रिया भी जोड़ी जाती है, तो वहाँ पर दोनों क्रियाओं के मिलने से बनती है वो संयुक्त क्रिया। ठीक है, क्योंकि वो इकट्ठी होके इन दोनों का प्रयोग किया गया। सिखाना पड़ेगा, पहुंच गया, जीत चुका। तो यहाँ पर हमारी दो क्रियाएं हैं, दोनों को साथ मिलके अगर वो काम कर रही है तो उसको हम लोग कहेंगे संयुक्त क्रिया। अब ये एक और दूसरा जो प्रश्न दे रखा है, इसमें फिर से वाक्य दिए हुए हैं। पहला इसमें देखिए आप, सलोनी ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब यहाँ पर हमारा क्या शब्द आया है, यहाँ पर ये जीत की जगह आप लोग जीता लिख सकते हो, यहाँ पर जीता। दूसरा यहाँ पर है पुष्पा ने राखी को सबक सिखाया। अब यहाँ पर सिखाया। मैं उसके घर पहुंचा, तो यहाँ पर पहुंचना जो है वो हमारी क्या है, क्रिया है, इधर पहुंचा। डाकुओं ने एक एक करके बंधकों को छोड़ा, तो यहाँ पर छोड़ा। तो आप इनमें अंतर देखिए कि इसमें क्या अंतर आया है। हमने ऊपर भी पढ़े हैं और यहाँ पर भी हमने वाक्य पढ़े, तो इसमें हमारा अंतर देखिए बेटा कि क्वेश्चन नंबर 2 के वाक्यों में केवल क्रिया का प्रयोग हुआ है, जबकि क्वेश्चन 1 है, ये प्रश्न संख्या 1 है, उसमें वाक्यों में दो दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। तो मूल क्रिया हमारी इधर क्या रहेगी, जीतना। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दे रखा है, मूल क्रिया हमारी क्या रहेगी, जीतना, सिखाना, पहुंचना और छोड़ना। ये हमारी मूल क्रिया है, यानी मुख्य क्रिया है। तो ये इसमें एक मुख्य अर्थ देती है। इसके साथ साथ जो पहले वाला क्वेश्चन था, तो उसमें हमें और एक दूसरी क्रिया देखने को मिलती है कि पड़ेगा, गया, चुका, जैसे उसमें था पहुंच गया सम्राट। तो पहुंच जो है वो हमारी क्या है, पहुंचना हमारी मूल क्रिया है, लेकिन गया जो है वो इसमें एक दूसरी क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये मूल क्रिया के साथ में ये एक क्रिया जो दूसरी क्रिया लग के उसको एक विशेष अर्थ देती है कि पहुंच गया। तो यहाँ पर पहुंचना और गया उसके साथ में एक विशेष अर्थ देती है, एक विशिष्ट अर्थ देती है। तो दूसरी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रंजक क्रिया। जो ये दूसरी क्रिया यानी पड़ेगा, गया, चुका, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं रंजक क्रिया। रंजक क्रिया, रंजक का अर्थ होता है रंगने वाली या रंग देने वाली। तो ये इस वाक्य को एक अलग ही रंग दे देती है। जैसे अब मैं उसके घर पहुंचा, तो यहाँ पर पहुंचा शब्द है, उसके बाद यहाँ जो है पहुंचा क्या है, यहाँ पर मूल क्रिया है। लेकिन जैसे उसमें था, जो पहले वाले में था, उसमें पहुंच गया, तो वहाँ पर गया जो था वो हमारी दूसरी क्रिया है और उसको हम लोग कहते हैं रंजक क्रिया। और जहाँ मूल क्रिया और रंजक क्रिया एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, दोनों एक साथ प्रयोग होती हैं, तो वो मिलकर कहलाती है संयुक्त क्रिया। अब इसमें देखिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, याद रखिए मूल क्रिया के साथ में जो दूसरी क्रिया होती है, अर्थात रंजक क्रिया को जोड़ने से बनने वाली जो क्रिया होती है उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब दो क्रियाएं एक साथ मिलकर कार्य करती है तो उसको संयुक्त क्रिया कहा जाता है।
और अगर वो अलग अलग कार्य कर रही हैं, जैसे इसमें क्रिया अगर हम लोग देखे जाए तो एक हमारी मुख्य क्रिया है यानी मूल क्रिया है और दूसरी हमारी रंजक क्रिया है। अगर वो साथ में है तो वो हमारी हो जाती है संयुक्त क्रिया। अब अगर मान लो हमने यहाँ पर रंजक क्रिया कहा बेटा, तो यहाँ हमारी रंजक में यानी कोई ऐसी जो रंगने वाली यानी दूसरा उसमें एक अलग से रंग भर देने वाली क्रिया। जैसे मैंने वाक्य आपसे कहा कि मेरे स्टेशन पहुँचते ही ट्रेन आ गई, तो आना इसमें होगा हमारी मूल क्रिया, लेकिन गई गई जो इसमें क्या है वो मतलब रंजक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने कहा इसमें कि वह स्कूल से आ गया, तो आना जो हुआ वो हमारी मूल क्रिया होगी और गया जो है वो हमारा क्या है, रंजक क्रिया में आता है। अब देखिए इसमें हम लोग अगला इसमें करते हैं बेटा, जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में से रंजक क्रिया आपको छांट कर लिखनी है। इसमें हमारी जो पहली क्रिया होती है वो मूल क्रिया होती है। जैसे सुषमा ने खाना खा लिया, तो इसमें खाना खा यानी खाना जो है मतलब खाने वाली जो एक ये खाने का अर्थ है भोजन, जो पहला खाना आया है, और दूसरा खा मतलब खाते हैं हम लोग, तो वो खाना जो है वो हमारी क्या है, क्रिया है। कौन सी क्रिया है, मूल क्रिया है। और रंजक क्रिया हमारी क्या है, लिया, यानी उस काम के कंप्लीट होने के बारे में बता रखा है कि उसने खा लिया या खा रहा है, तो वो एक उसमें काल के रूप में बताता है कि वो काम कंप्लीट हो रहा है या वो काम कर रहा है। तो ये काल का भी हम लोगों को संदेश दे रहा है। और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, खाना यानी एक खाना हमारी क्रिया है जो मूल क्रिया है, और लिया जो है वो हमारी रंजक क्रिया है। अब अगले में है रमेश ने पत्र पढ़ डाला, तो यहाँ पर पढ़ जैसे उसमें ये भी हो सकता है कि पढ़ रहा है या फिर पढ़ डाला है, तो यहाँ पर डाला जो है वो हमारी रहेगी रंजक क्रिया। सोहन डरावना सपना देखकर डर गया, अब डरना जो है वो हमारी मूल क्रिया है और गया है वो हमारी रंजक क्रिया है। और अगर हम लोगों से ये पूछे जाए कि इसमें हमारी संयुक्त क्रिया क्या है, तो पहले वाक्य में खा लिया हमारी संयुक्त क्रिया है, दूसरे में पढ़ डालना हमारी संयुक्त क्रिया है, तीसरे में डर गया हमारी संयुक्त क्रिया रहेगी। फिर है हमारा साहिल की माताजी लौट आई, तो अब यहाँ पर लौट यानी लौटना, वापस आना, वो हमारा क्या है, लौट यानी जो हमारी क्रिया है मूल क्रिया, और आई जो है वो हमारी क्या रहेगी, रंजक क्रिया। नसरीन ने कहा बच्चों बैठ जाओ, अब यहाँ पर बैठना हमारी मूल क्रिया है और जाओ जो है वो हमारी रंजक क्रिया है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा कि नीचे दिए गए वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार मूल क्रिया और रंजक क्रिया दोनों अलग अलग करनी है, आप लोग को दोनों छांट कर लिखनी है इधर। अब ये देखिए आप लोग, जैसे इसमें है भोपू अपने आप बज उठा, तो यहाँ पर जो हमारी मूल क्रिया क्या है, वो बजना, और उठा यानी उठना जो है वो हमारी हो जाती है रंजक क्रिया। बज उठा, तो बज वो हमारी मूल क्रिया यानी बजना, और उठा जो है वो हमारी रंजक क्रिया है। मित्र राजाओं को युद्ध के लिए निमंत्रण भेज दो, तो भेजना जो होगा वो हमारी क्या रहेगी, मूल क्रिया, और दो यानी देना जो है वो हमारी रंजक क्रिया। वे पहली बातें भूल जाएं, तो यहाँ पर भूलना मूल क्रिया है और जाएं यानी जाना जो है वो हमारी रंजक क्रिया रहेगी। जब तक हम हैं भारत को कोई नहीं जीत सकता, जीतना जो है वो हमारी मूल क्रिया रहेगी और सकता है वो हमारी रंजक क्रिया रहेगी। उसे अंदर ले आओ, तो यहाँ पर लेना यानी लाना जो है वो हमारी रहेगी मूल क्रिया, और आओ जो है यानी आना है वो हमारी रंजक क्रिया। मामा जी को कल हैदराबाद जाना पड़ा, तो यहाँ पर अब जाना जो है वो हमारी क्या रहेगी, मूल क्रिया, और पड़ा जो है वो हमारी रंजक क्रिया। तो ये आपने देखा कि इधर हम लोगों ने मूल क्रिया और रंजक क्रिया दोनों अलग अलग करके हमने लिखी है। तो जहाँ मूल क्रिया और रंजक क्रिया इकट्ठी होती हैं वो हमारा संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं बेटा, यानी यहाँ तक हमारा संयुक्त क्रिया और रंजक क्रिया हमारी पूरी हो जाती है। रंजक क्रिया का अर्थ होता है जो उस क्रिया को एक नया रंग दे देती है। ठीक है, किसी भी क्रिया को एक अलग से एक अर्थ दे देना वो रंजक क्रिया कहलाती है। उसमें कुछ अलग से ही अर्थ भर देना वो रंजक क्रिया कहलाएगी। और जो दोनों क्रियाएं यानी मूल क्रिया और रंजक क्रिया एक साथ मिलकर कार्य करती हैं तो वो हमारी संयुक्त क्रिया कहलाएगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा स्टार्ट होता है बेटा यहाँ संयुक्त व्यंजन।
जो हमने वो समुच्चय बोधक, तो वहाँ पर वो हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ वाक्य जैसे दिए हुए हैं, हमारे पास 3 केले हैं और 3 लड़के हैं। तो यहाँ पर इनको हमने कि ये एक तरह से संयुक्त जो वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, क्योंकि रचना के आधार पर अगर हम लोग इनको डिवाइड करते हैं, इनको बांटते हैं, तो हमारे वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं बेटा। एक साधारण वाक्य होता है यानी सरल जो वाक्य होता है, सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है हमारा मिश्रित वाक्य। तो संयुक्त में क्या है, संयुक्त जहाँ पर 2 शब्द इनको वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो जहाँ पर 2 वाक्य को हम लोग जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या रहेगा, संयुक्त व्यंजन रहेगा, वो संयुक्त यानी वो क्या संयुक्त वाक्य रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें हमने 2-2 वाक्यों को यानी यहाँ पर हमने जोड़ा है। किन वाक्यों को जोड़ा है, ये जो देखिए, अब हमारे पास 3 केले हैं, अगर हम लोग इसको अलग करते हैं तो अलग इसमें क्या रहेगा कि हमारे पास 3 केले हैं और हमारे पास 3 लड़के हैं। तो ये हमने 2 वाक्य थे हमारे कि हमारे पास 3 केले हैं पहला वाक्य, और दूसरा वाक्य हमारे पास 3 लड़के हैं, उनको हमने जोड़कर इकट्ठा कर दिया, उसको इकट्ठा रूप दे दिया, एक संयुक्त वाक्य बना दिया उसका कि हमारे पास 3 केले हैं और 3 लड़के हैं। अब इसमें हमने देखा बेटा अगले वाला हमारा है, अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। अब यहाँ पर 2 वाक्य हमारे यहाँ पर भी रहेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारा और के साथ में जुड़ा हुआ है ये वाक्य। तो अगर इसको हम लोग अलग करते हैं तो हमारा क्या रहेगा, इधर अध्यापक रुक गए, ये हमारा पहला वाक्य रहेगा जो कि यहाँ पर लिख रखा है, अध्यापक रुक गए, ये हमारा पहला वाक्य है। और दूसरा वाक्य हमारा रहेगा कि अध्यापक लड़के की बोलने की प्रतीक्षा करने लगे, ये हमारा होगा दूसरा वाक्य। यानी 2 वाक्यों को हमने किसके साथ जोड़ा है, यहाँ पर और के साथ जोड़कर इसको संयुक्त वाक्य बना दिया है। अब हमारा है बेटा क्वेश्चन नंबर ये ग वाला भाग, अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा और कहा चुप हो जाओ। तो यहाँ पर पहला हमारा वाक्य रहेगा अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा, ये हमारा पहला वाक्य है। और दूसरा वाक्य हमारा रहेगा कि अध्यापक ने कहा चुप हो जाओ, ये हमारा हो जाता है दूसरा वाक्य। और यहाँ हमने संयुक्त वाक्य बनाया है किसके साथ जोड़कर, और के साथ जोड़कर, कि अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा और कहा चुप हो जाओ। तो यहाँ पर अध्यापक ने वो हट जाता है दूसरे वाक्य से, क्योंकि अध्यापक ने इसका कर्ता एक ही है तो हमने उसको एक साथ जोड़ दिया है। फिर है बेटा घ वाले में, वे अपनी फटी पुरानी कॉपियां देखते लेकिन कोई भी कॉपियों से लिखी बात को समझ नहीं पाता था। अब यहाँ पर हमने लिखा है, इसमें लेकिन के साथ में जोड़ दिया हमने, 2 वाक्य को लेकिन के साथ में जोड़ा है। पहला हमारा वाक्य होगा वे अपनी फटी पुरानी कॉपियां देखते, दूसरा वाक्य होगा कोई भी कॉपियों में लिखी बात को समझ नहीं पाता था। तो ये हमारे 2 वाक्य हैं जिनको हमने अलग अलग थे और उनको हमने संयुक्त करके लिखा है यानी इकट्ठा करके लिखा है। फिर है हार्डी और लिटिलवुड की संगति में वे बहुत अपनी कठिनाइयों को भूल जाते थे। तो यहाँ पर हमारे जैसे हार्डी और लिटिलवुड यानी ये हमारे 2 इसमें करता है, उनको हमने इकट्ठा कर दिया है। बाकी का जो इसमें वाक्य दे रखा है वो दोनों के लिए ही सेम प्रयोग होता है कि हार्डी की संगति में वे अपनी कठिनाइयां भूल जाते थे, लिटिलवुड की संगति में वो अपनी कठिनाइयां भूल जाते थे। तो यहाँ पर हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया कि हार्डी और लिटिलवुड की संगति में वे अपनी कठिनाइयों को भूल जाते थे। अब जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, हमने इन वाक्यों को यानी जो ऊपर हमारे वाक्य दिए हुए थे इनको हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग करके लिखा है। जो मैंने अभी आपको बताया ये सारे हमने अलग अलग करके लिखे हुए हैं, यानी 2 वाक्य जो हमने जोड़ के लिखे थे, ऊपर संयुक्त करके लिखे थे, वो यहाँ हमने अलग अलग करके लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बेटा, ऊपर दिए गए वाक्य 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो हमें लिखने हैं। यानी ऊपर जो ये वाक्य हमारे थे इनमें हमने कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके साथ इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है। तो पहले वाक्य में अगर हम देखते हैं तो और के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे वाक्य में भी और के साथ जुड़ा हुआ है, तीसरा वाक्य है वो भी और के साथ जोड़ा गया है, चौथा वाक्य जो है उसमें लेकिन के साथ जुड़ा है, और 5वां वाक्य है वो भी और के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और लेकिन।
अब यहाँ पर देखिए, अब पांचवें वाक्य को पढ़िए, लिखिए कि और किन दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर किन शब्दों को जोड़ रहा है? हार्डी और लिटलवुड को। ठीक है, जो पांचवा वाक्य है वो दो शब्दों को उसने जोड़ा है। पहले थे हमारे दो वाक्यों को जोड़ रखा था। अब यहाँ पर देखिए, इसको परिभाषित किया गया है कि जब दो या दो से अधिक पदों को, उपवाक्यों को या वाक्यों को जोड़ते हैं तो उनको किसके साथ जोड़ा जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय के साथ। ठीक है, यानी जोड़ने वाला जो ये लेकिन है, हमारा जो ऊपर जो दे रखा था और था, लेकिन था, एवं, यदि, तो, कब, जब, कब, तो ये सारे के सारे वाक्य क्या है? किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए ये हमारे क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं ये हमारे। तो यहाँ पर ये दे रखे हैं इसलिए, कि, ताकि, अर्थात, ये हमारे वो वाक्य हैं, वो शब्द हैं जिनको हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित समुच्चय बोधक अव्यय भरते हुए उन वाक्यों को पूरा करना है। यानी जो हेल्प बॉक्स में हमारे दिए हुए हैं, हमने उन्हीं वाक्यों का प्रयोग, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। अब इसमें देखिए, नीचे जो आपका दे रखा है, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। अब यहाँ पर हमने फिर भी का प्रयोग किया, और फिर भी क्या है? हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ पर नेहा और श्वेता बगीचे में घूम रही थी। यहाँ पर नेहा और श्वेता को हमने, यानी दो शब्दों को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अब यहाँ पर लेकिन के साथ हमने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा है कि मैंने उसे बहुत समझाया, और दूसरा वाक्य हमारा क्या रहेगा? यहाँ पर लेकिन के साथ में जोड़कर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अब हमारा देखिए बेटा, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी? तो यहाँ पर हमने क्या, किस वाक्य के साथ? यहाँ पर हमने संयुक्त वाक्य जोड़ा है, वो बनाया है, लेकिन किसके साथ बनाया है? या के साथ। यानी हम लोग इसको पूरा लिखने की बजाय आप चाय पसंद करेंगे, आप कॉफी पसंद करेंगे, तो उसकी जगह हमने क्या प्रयोग किया है? या। तो हमने या लगा के, और इसमें हमने पूरा वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम लोगों ने सिर्फ इतना ही लिखा है कि आप चाय लेंगे या कॉफी, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी। अब देखिए, अगले वाला जो दे रखा है बेटा, डॉक्टर साहब एक रोगी की जांच कर रहे थे इसलिए वे टेलीफोन न सुन सके। तो इसलिए यहाँ पे हमने इन वाक्यों को किसके साथ जोड़ा है? इसलिए के साथ में जोड़ा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर आ रहा है बेटा, धुंधला है थोड़ा सा, तो इसलिए का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। फिर है च वाले में, यदि आप घर आए तो मिठाई जरूर लेते जाए। तो यहाँ पर यदि और तो, ये हमारा क्या है? इसमें दे रखा है समुच्चय बोधक अव्यय में, तो यदि तो का प्रयोग करेंगे हम लोग। वाक्य के अनुसार इनमें हम लोग देखना है कि किस वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय ठीक बनता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें हमारा समुच्चय बोधक अव्यय ही हमें छांट कर लिखना है, यानी इसमें किस समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। अपने सम्राट से कहना कि हम उसे हारना सिखा देंगे। तो यहाँ पर हमारा समुच्चय बोधक कौन सा है? कि। सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर फिर भी हमारा क्या रहेगा? समुच्चय बोधक अव्यय। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी। तो यहाँ पर दो वाक्यों को हमने किसके साथ जोड़ा है? और के साथ। यानी वाक्यों को बेटा, जो उसके उपवाक्य हैं या वाक्य जो स्वतंत्र वाक्य हैं, उनको हम जिस भी शब्द के साथ में जोड़ते हैं तो वो हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमने और के साथ में जोड़ा है। अब आगे इसमें देखते हैं, घ में, मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा शब्द रहेगा? ताकि। फिर उसके बाद आता है, यद्यपि रामानुजन ये बहुत बीमार थे तथापि वे अंकों से खेलते रहे। तो यहाँ पर तथापि, यद्यपि और तथापि, ये दोनों ही शब्द यहाँ पर क्या है? इन वाक्यों को जोड़ रहे हैं। यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय का उनको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे और है, सीता और गीता बाजार जा रही है, इसलिए मैं बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं गई। यदि तो, यदि तुम बाजार जाओ तो मिठाई ले आना, क्योंकि मैं उसके घर गई क्योंकि मुझे उससे बात करनी थी। फिर भी
रमेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं बेटा इधर समुच्चय बोधक अव्यय वाले वाक्य। फिर यहाँ पर आता है हमें बहुवचन रूप में यहाँ पर लिखने हैं, यानी जो शब्द दिए हैं हमें उसका बहुवचन लिखना है। तलवार तलवारें, मैदान में मैदानों में, सैनिक की सैनिकों की, फौज फौजें, कैदी कैदियों को, मैदान में मैदानों में, ये हमारा पहले भी आया था, मे भी मिसप्रिंट हुआ हो, तो यहाँ पर मैदान में मैदानों में। फिर आता है हमारा लिंग परिवर्तन, यहाँ पर यानी लिंग बदल कर लिखना है। जो स्त्रीलिंग दिया हुआ है वहाँ अपने पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग यानी पुल्लिंग दिया हुआ वहाँ पर हम लोग स्त्रीलिंग लिखेंगे। अब पहले कवि, कवि का हमारा क्या होता है स्त्रीलिंग? कवयित्री। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे इसका लिखने की, आप लोग लेखनी में आप ध्यान देना है आपको कि कवयित्री ये हमारा रहेगा कवि का। माली मालिन, वीर वीरांगना, विधवा विधुर, लेखिका लेखक, सहपाठी सहपाठिन, ये हमारे क्या हुए? लिंग बदल कर लिखने हैं ये हमें। अब यहाँ पर हमारा दे रखा है बेटा रूढ़ और यौगिक, ये हमारा दोहराने वाला है सारा कि इसमें रूढ़ शब्द क्या होते हैं जिनका अगर हम अलग से खंड करते हैं तो वो सार्थक खंड नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर कूच, कूच को अगर हम लोग अलग करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ना कू का कोई अर्थ निकलना हो और च का अर्थ कोई निकल रहा है। तो ये इकट्ठे मिल रहे हैं तभी एक अलग से एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। अगर इनका खंड किया जाएगा तो इसमें कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। फिर हमारा आता है बेटा दूत, दूत जो है वो भी हमारा रूढ़ शब्द है। सबक, सबक जो है वो भी हमारा रूढ़ शब्द है। उसके बाद यौगिक यानी किसी भी शब्द या शब्दांश को जोड़कर हम लोगों ने किसी उसके योग से जो शब्द बना हुआ है, यानी एक शब्दांश से या एक दो शब्द ही है उनसे अगर हमने मिलकर बनाया है एक नया शब्द तो हम वो क्या होगा? यौगिक, यानी योग से बनने वाला शब्द। अब यहाँ पे प्र उपसर्ग लगा है और वेश जो होगा वो हमारा मूल शब्द है, तो यहाँ पर प्रवेश। सेना प्लस पति, सेनापति। निर्दोष, निर निर हमारा उपसर्ग रहेगा और दोष हमारा क्या है? यहाँ पर मूल शब्द है, तो ये निर्दोष। तो ये हमारे होंगे बेटा यौगिक शब्द। उसके बाद यहाँ पर हमारी संवाद शैली में दे रखा है, यानी बातचीत के लिए हम लोगों ने दिया है कि दो दोस्तों के बीच की बातचीत यहाँ पर लिखनी है। आप लोग मोहन सोहन राम श्याम जो भी नाम यहाँ पर देना चाहो वो आप दे सकते हो। जैसे सोहन है, मोहन कैसे हो? अब सोहन को अगर मोहन को उसका फ्रेंड दिखाई दे रहा है, उसका दोस्त दिखाई दे रहा है, तो वो उससे पूछेगा कि कैसे हो। अब मोहन उसमें उत्तर देता है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सोहन ठीक हूँ, तुम बहुत दिन के बाद दिखाई दिए। मोहन कहता है हाँ मैं कुछ दिन शिमला गया था, वहाँ मेरे चाचा जी रहते हैं। सोहन अच्छा, शिमला का मौसम कैसा है? मोहन शिमला बहुत ठंड है, वहाँ बर्फ गिरती रहती है। सोहन वहाँ रहकर तुम कहाँ कहाँ घूम कर आए? तो ऐसे ही अपने संवाद आप लोग आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो बेटा, आगे भी आप लोग उसको लिख सकते हो, क्योंकि दो दोस्तों के बीच बातचीत है। तो आप लोग अंदाजा लगाओ, आप लोग कल्पना करो कि आप और आपका दोस्त दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो दोनों दोस्त अगर आपस में बातें कर रहे हैं तो जो आप बात कर सकते हो वो आप यहाँ लिख भी सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ बातचीत आपको लिखनी है। बातचीत यानी संवाद शैली होती है जहाँ एक दूसरे के साथ में बातचीत दिखाई जा रही है। तो यहाँ आप लोगों को जो आपस में आप लोग बात करोगे, सिर्फ आपको कल्पना करनी है कि मेरे सामने अगर मेरा दोस्त है और वो बहुत दिन के बाद मिला है तो मैं उससे क्या क्या प्रश्न पूछूंगा, मैं उसको क्या क्या बताऊंगा, मुझे क्या क्या उसको कहना है। तो बस वही जो आप सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो कहेंगे, वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारा हो जाता है बेटा संवाद शैली में। इसको आप लोग आगे भी बढ़ा सकते हो, लिख सकते हो आप लोग। तो ये हमारा पूरा ये पार्ट हो जाता है बेटा। यहाँ पर मेन जो हमारा इसमें टॉपिक दिया था वो दिया था इसमें संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, संयुक्त क्रिया मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। रंजक क्रिया होती है जो एक ऐसी क्रिया जो एक विशेष अर्थ देती है, किसी मूल क्रिया के साथ में जुड़कर एक अलग से एक विशेष अर्थ देती है। और संयुक्त क्रिया होती है जहाँ मूल क्रिया और रंजक क्रिया दोनों एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, वो हमारी हो जाती है संयुक्त क्रिया। समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जहाँ दो उपवाक्यों को एक साथ मिलकर, एक साथ जोड़कर लिखा जाता है। उनको जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो हमारे होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बेटा। इसका आप लोग
अपनी अभ्यास सागर के पुस्तक में आपको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। थैंक यू बेटा जी।